कायनात, जिसकी आयु लगभग 13.8 अरब बरस है, जिसमें फैली हैं करोड़ों करोड़ गैलेक्सीज। और इन गैलेक्सियों में शुमार है एक खास गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस खास गैलेक्सी में मौजूद है एक विशाल दहकता आग का गोला जिसका नाम है सूरज। और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है 4.5 अरब बरस की आयु का एक खूबसूरत नायाब प्लैनेट। ये नायाब इसलिए है क्योंकि इसमें बसता है जीवन, और जीवन के वजूद को कायम रखने वाली वो तमाम चीज़ें भी। कुदरत ने इस दुनिया में जीवन के विकास का सिलसिला तय करते हुए जीवन की हजारों शक्लें रची हैं। और इस विकास के सिलसिले में एक मुकाम पर जन्म होता है दुनिया में अब तक की सबसे अक्लमंद प्रजाति का, जो है होमो सेपियंस यानी इंसान। आज से 3000 सदियों पहले जन्मे इस अक्लमंद जीव ने अपनी सहूलियत और हिफाजत के लिए तमाम आविष्कार किए, अपने बसने के लिए एक महफूज दुनिया बनाई। समय के साथ मानव जाति पूरी दुनिया में छा गई, लेकिन यही मानव जाति इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक दिन वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर मौजूद जीवन के वजूद के लिए भी भयानक खतरा बन जाएगी। इंसान ने तरक्की और ताकत की होड़ में एक बेहद विनाशकारी खतरा मोल ले लिया है, जिसका साया कई बरसों से दुनिया को तबाही की ओर धकेल रहा है, और वो है क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस के मसले को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातों को समझना ज़रूरी है। आमतौर पर जनमानस में वेदर और क्लाइमेट के ख्याल को लेकर कशमकश रहती है, लिहाजा पहला कदम इनके अंतर को समझना होना चाहिए। वेदर यानी मौसम किसी खास इलाके और खास वक्त पर ज़मीन के ऊपर के हवा के हालात होते हैं, जैसे हवा का रुख, बारिश या सर्दी गर्मी की शिद्दत वगैरह। मौसम बदलता रहता है, कभी दिन ब दिन, कभी घंटे दर घंटे। मौसम वो है जो हाल में महसूस होता है, जो आंखों के सामने घटता है, कभी झमाझम बारिश तो कभी दोपहर की तपती धूप। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु वो औसत हालात हैं, मसलन हवाएं, बरसातें, गर्मी सर्दी, जो किसी इलाके में दशकों या सदियों तक लगातार पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेगिस्तानी इलाका आमतौर पर बहुत गर्म और खुश्क रहता है और यहाँ बारिश भी खूब होती है। वहीं दूसरी तरफ शुमाली इलाकों में सर्दी का मौसम बहुत लंबा और सख्त होता है और गर्मी बस थोड़ी देर की, वो भी मंद। जब वैज्ञानिक जलवायु की बात करते हैं तो वे बरसात, तापमान, नमी, धूप, हवाएं और ऐसे ही मौसम के कई पैमानों का जायजा लेकर औसत अनुमान लगाते हैं, वो भी कम से कम 30 साल के लंबे दौर में किसी खास इलाके के लिए। धरती की आयु करीब 4.5 अरब साल आंकी जाती है। इतनी लंबी जिंदगी में इस प्लेनेट की जलवायु कई बार बदली है। कोई 5 करोड़ साल पहले हालात इतने गर्म थे कि आर्कटिक सर्कल की बर्फ की जगह खजूर के दरख्त और मगरमच्छ मौजूद थे। पृथ्वी की जलवायु हमेशा से कुदरती तौर पर बदलती रही है और आइंदा भी बदलती रहेगी। लेकिन आज का क्लाइमेट चेंज कोई कुदरती इत्तेफाक नहीं है। फिक्र की असल वजह ये नहीं कि जलवायु बदल रही है, बल्कि ये है कि बेहद तेजी से बदल रही है। पहले जब जलवायु में तब्दीलियां आती थीं तो हजारों लाखों साल लग जाते थे, मगर इस बार आलमी जलवायु में जो मोड़ आया है वो मुश्किल से 200 बरस में उभर कर आया है। और हकीकत तो ये है कि इस बार गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जलवायु में तब्दीलियां इंसानी हरकतों के नतीजतन हुई, और वो भी इतनी तेज रफ्तार से कि वैज्ञानिक दंग रह गए। और खौफनाक बात तो ये है कि ये तब्दीलियां विनाशकारी नतीजों के साथ सामने आई और इंसानों को तड़पाने के अलावा दिगर प्रजातियों को भी तबाही के मुहाने खड़ा कर दिया। तबाही का मंजर आज हमारे सामने बिल्कुल साफ है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, सूखा और सैलाब की घटनाएं बढ़ गई हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं, तूफान और आंधियों जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गए हैं। गर्म जलवायु का मतलब है जंगलों में ज़्यादा आग भड़कना और ज़्यादा देर तक धधकना।
सन 1870 से अब तक समंदर का पानी 21 से 24 सेंटीमीटर तक उठ चुका है और अंदाज़ा लगाइए, आने वाले बरसों में ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। बदलता हुआ क्लाइमेट जानवरों के बसेरे उजाड़ रहा है। कई प्रजातियों के लिए तो जिंदा रहना तक मुश्किल हो गया है। हजारों सालों से मानव जाति पृथ्वी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जीवन व्यतीत करती आ रही थी, लेकिन फिर 1750 के दशक से औद्योगिक क्रांति ने हालात बदल दिए। बड़ी तब्दीली का ये दौर तकरीबन 250 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। उससे पहले ज़्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी खेती से कमाते थे और रोज़मर्रा का सामान भी हाथ से एक एक बनता था। लेकिन जब स्टीम इंजन से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें इजाद हुई तो उत्पादों की बेतहाशा पैदावार होने लगी। ये बड़े बड़े कारखाने ऊर्जा के लिए बेहिसाब फॉसिल फ्यूल्स की खपत करने लगे। लाखों लोग गांव देहात छोड़कर इन चकाचौंध भरे औद्योगिक शहरों में बसने और रोजगार की तलाश में आ पहुंचे। सन 1750 में इंग्लैंड की सिर्फ 15% आबादी शहरों में रहती थी, मगर 1900 तक यही तादाद 85% तक पहुंच गई। इधर कारखानों की भरमार, लोहा गलाने की सन्नतें और रेलों का जाल जमीन पर छाता गया। इन सबके लिए कोयले की बेहिसाब खपत करना लाजमी था ताकि स्टीम इंजन से ताकत और गर्मी पैदा हो सके। फिर मोटर गाड़ियां और नई नई मशीनें मैदान में उतरीं, जिनके ईंधन की प्यास ने फॉसिल फ्यूल्स के अंबार खपा दिए। इतना जलाने गलाने से फिजा में जहरीली गैसें खारिज होने लगी। उसी वक्त इंसानी आबादी भी तेजी से बढ़ने लगी। ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी तो जंगल काट दिए गए ताकि खेत बन सकें और सबको खाना मिल सके। लेकिन खाने के साथ साथ कपड़े और दूसरी चीज़ों की भी मांग बढ़ी। इसने और भी कारखानों को जन्म दिया। नतीजा और ज़्यादा जलाना और ज़्यादा धुआं और आसमान में और ज़्यादा जहरीली गैसों का खारिज होना। इन सब कारगुजारियों का अंजाम ये हुआ कि पूरी धरती की जलवायु ने अचानक करवट ले ली। लेकिन वातावरण में खारिज होती ये गैसें आखिर कैसे और क्यों नुकसानदेह हैं? इसे समझने के लिए हमें एक दिलचस्प कुदरती घटना का मालूम होना ज़रूरी है, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। धरती के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में मौजूद हवा दरअसल मुख्तलिफ गैसों का एक मुरक्कब है। इसमें तकरीबन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन, थोड़ा बहुत वाटर वेपर और बारीक मात्रा में गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाई जाती हैं। धरती का वातावरण 5 परतों से मिलकर बना है। सबसे नज़दीकी परत है ट्रोपोस्फेयर, जो सतह से ऊपर 7 से 15 किलोमीटर तक फैली है। यहीं बादल मंडराते हैं, यहीं मौसम की उठापटक होती है और तकरीबन सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी इसी परत में पाई जाती हैं। धरती का वातावरण सांसों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी गैसेस को मुहैया कराने के अलावा और भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाता है। मसलन यही वातावरण हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। इस हिफाजत का सबसे बड़ा हिस्सा ओजोन लेयर की बदौलत है, जो स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाइयों में फैली हुई है। ये परत उस ढाल की तरह काम करती है जो सूरज की सबसे नुकसानदेह यूवी रेडिएशंस को सोख लेती है और ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। हमारे वातावरण का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें इजाफी गर्मी बख्शता है। सूरज से निकलने वाली सोलर रेडिएशंस जो हमारी धरती तक पहुंचती हैं, उनका 30% हिस्सा वातावरण से टकराकर वापस अंतरिक्ष की तरफ लौट जाता है। बाकी किरणें वातावरण से गुजरते हुए समंदर व ज़मीन की सतह में जज्ब हो जाती हैं और कुछ हिस्सा इंफ्रारेड रेडिएशंस की शक्ल में ऊपर की तरफ लौट जाता है। इनमें से कुछ किरणें तो सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती हैं, लेकिन काफ़ी हिस्सा वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा सोख लिया जाता है, जिनके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यही प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि यही वो नेमत है जो धरती के तापमान को इतना रखती है कि ज़िंदगी कायम रह सके। सूरज की रोशनी और ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया मिलकर धरती को रहने के काबिल बनाते हैं। अगर ये ना होता तो हमारी धरती एक जमी हुई बंजर और बेआबाद बर्फ का गोला होती। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इसके बगैर धरती का औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता। मगर अति हर चीज़ की बुरी होती है। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, उसी के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान भी बढ़ेगा, जो कि बदकिस्मती से आज की हकीकत है।
वातावरण में मौजूद ग्रीनहाउस गैसेस की मात्रा में सबसे ज़्यादा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है, 76%। वहीं मीथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और फ्लोरिनेटेड गैसेस 2% की हिस्सेदारी रखती हैं। इंसानों ने वातावरण में सबसे ज़्यादा अगर किसी गैस को भेजा है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये हवाओं में पहुंचती है तो कार्बन साइकिल धीरे धीरे इसका कुछ हिस्सा हटा देती है, मगर ये काम कछुए की चाल से होता है। यानी आज जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है उसका बड़ा हिस्सा सदियों बाद भी इसी फिजा में तैरता रहेगा। पिछले 8 लाख वर्षों के ज़्यादातर दौर में जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तकरीबन 180 से 280 ppm के दरमियान रहती थी, तब इंसानी तहजीब जो मुश्किल से 10,000 बरस पुरानी है का कोई नामो निशान तक ना था। लेकिन बीती सदी के चंद सालों में ही मंजर बदल गया। हैरत अंगेज हकीकत ये है कि इंसान द्वारा तमाम कार्बन डाइऑक्साइड का आधा हिस्सा सिर्फ पिछले 30 वर्षों में ही पैदा हुआ है। सन 2013 में जब इंसानों ने बेहिसाब फॉसिल फ्यूल जलाए और जंगलों को उजाड़ा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 400 ppm से ऊपर पहुंच गई, वो स्तर जो इस प्लैनेट पर लाखों सालों में देखने को नहीं मिला। आज 2025 तक ये स्तर 420 ppm से भी आगे बढ़ चुका है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसके सबसे बड़े कसूरवार हैं कार्बन एमिशंस। अगर पूरी दुनिया के कार्बन एमिशंस को सेक्टर के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा बिजली और गर्मी की पैदावार से आता है, 16.7 अरब टन, यानी दुनिया की कुल एमिशंस का तिहाई हिस्सा। घरों, कारखानों और शहरों को फॉसिल फ्यूल से चलाना आज भी सबसे बड़ा मुजरिम साबित हो रहा है। दूसरा बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन। हर साल 8.2 अरब टन गाड़ियां, ट्रक, जहाज और विमान अब भी बेहिसाब तेल जलाते हैं और उत्सर्जन को और ऊपर ढकेलते हैं। वहीं अगर मुल्कों के लिहाज से देखें तो चीन पहले नंबर पर आता है, उसके बाद यूएस और तीसरे नंबर पर इंडिया। सिर्फ पहले 3 कंट्रीज मिलकर ही दुनिया भर के आधे से ज़्यादा कार्बन एमिशंस के जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ हर कोई बराबर का कसूरवार नहीं। ऑक्सफैम 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग ही दुनिया के आधे कार्बन एमिशंस के जिम्मेदार हैं, और तो और सबसे अमीर 1% लोग कुल 16% एमिशंस के जिम्मेदार हैं, जो कि मानवता के सबसे गरीब 66% यानी 5 अरब लोगों के उत्सर्जन के बराबर है। 1 अरबपति साल में जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उतना एक आम इंसान 1,500 सालों में भी नहीं कर पाता। एक निजी विमान का छोटा सा सफर उतना कार्बन खारिज करता है जितना एक आम आदमी पूरे साल में नहीं कर पाता। अफसोस की बात तो ये है कि इस क्लाइमेट क्राइसिस की मार से सबसे ज़्यादा वो मासूम लोग आहत हो रहे हैं जिनका इनमें ना के बराबर हाथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्लाइमेट क्राइसिस की हकीकत कब और कैसे सामने आई। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा अतीत में 200 साल पीछे, जब इंसान ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे किसी कुदरती राज से बिल्कुल बेखबर था। पहली हल्की सी आहट तब आई जब फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जोसेफ फुरिये ने सन 1820 के दशक में ज़मीन के तापमान पर गौर किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि हमारी ज़मीन जो सूरज से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है, इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए जितनी कि वो है। इसका मतलब साफ था, कोई ना कोई नज़र ना आने वाली ताकत गर्मी को कैद कर रही है। सन 1856 में अमेरिकी साइंटिस्ट यूनिस फुट ने यह हकीकत सामने रखी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों ही हवा से कहीं ज़्यादा गर्मी को जज्ब करते हैं। और फिर 40 साल बाद केमिस्ट स्वांटे आरेनस ने वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और पृथ्वी की इजाफी गर्मी के बीच राब्ता पक्के तौर पर साबित किया। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब था ज़्यादा गर्मी। सन 1990 के दशक में अंटार्कटिका से निकाले गए आइस कोर्स ने साइंटिस्ट को एक ऐसा रिकॉर्ड पेश किया जिसमें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का हिसाब किताब 8 लाख बरस पीछे तक लगाया जा सकता है। ये लंबे और बारीक सिलेंडर्स प्राचीन बर्फ की गहराइयों में ड्रिल करके निकाले जाते हैं। इनके भीतर मौजूद प्री हिस्टोरिक एयर के नन्हे नन्हे बुलबुलों की जांच करके मालूम किया जा सकता है कि हजारों सदियों पहले वायुमंडल की तश्कील कैसी थी। अजीब और हैरतअंगेज बात यह है कि इतने तविल दौर में भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कभी 300 ppm से आगे ना बढ़ा।
हर साल वातावरण के हजारों नमूने लिए जाते हैं ताकि गैसों की तादाद मापी जा सके। जमीन, हवा और समंदर के बदलते तापमान दुनिया भर में साइंटिफिक स्टेशन और धरती के इर्द गिर्द घूमते स्पेस स्टेशन से नापे जाते हैं, और इन तमाम मापों ने आज ये तस्वीर साफ कर दी है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर बढ़ रहा है और नतीजतन हमारी पृथ्वी का औसत तापमान भी। दुनिया भर के कमोबेश क्लाइमेट साइंटिस्ट सटीक तौर पर कहें तो 97% की इस बात पर रजामंदी है कि क्लाइमेट क्राइसिस हकीकत है और इंसान इसकी वजह। 1990 के दशक से क्लाइमेट क्राइसिस के इस प्रकोप से अवगत कराता आ रहा विश्व के बेहतरीन स्वयंसेवी वैज्ञानिकों का समूह IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी बुनियाद 1988 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा डाली गई। इस पैनल के माहिर वैज्ञानिक हर साल हजारों रिसर्च स्टडीज का जायजा कर 4 से 7 साल में एक भरोसेमंद रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसका मकसद पॉलिसी मेकर्स द्वारा क्लाइमेट चेंज के खतरे के खिलाफ असरदार कदम उठाने को प्रेरित करना है। IPCC की चेतावनियां सन 1990 में फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट से शुरू हुई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार का अंदाजा बड़ी कामयाबी से लगाया गया। सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट जो 1995 में सामने आई, इस हकीकत पर और ज्यादा यकीन के साथ दावा किया कि क्लाइमेट चेंज की असली वजह इंसानी गतिविधियां ही हैं। यही रिपोर्ट 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का बुनियादी जरिया बनी, वो ऐतिहासिक समझौता जिसने पहली बार विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पाबंद किया। उसके बाद 3 सिलसिलेवार रिपोर्ट्स जो 2001, 2007 और 2014 में जारी हुई, साफ और प्रेरक तौर पर दिखाती हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अपनी बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और आलमी तापमान में तेज तरार बढ़त एक बेमिसाल शक्ल में सामने आई, और नतीजा यही निकला कि हालिया गर्मी की सबसे बड़ी वजह इंसान ही है। इसके नतीजतन 2014 की 5th असेसमेंट रिपोर्ट ने दुनिया को झकझोरा, और उसी के सबब 2015 में COP21 आयोजित हुआ, जिसमें 196 मुल्कों ने पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 2016 से लागू हुआ यह समझौता इस मकसद के साथ सामने आया कि दुनिया के तापमान को प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी 1850 से 1900 के औसत आलमी तापमान के मुकाबले सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस की ऊपरी दहलीज तक ही सीमित रखा जाए। IPCC की स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक अगर हमें गर्माहट को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है बिना या बेहद मामूली ओवरशूट के, तो जरूरी है कि दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को सन 2010 के बनस्बत 2030 तक तकरीबन 45% घटाया जाए और फिर 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचा दिया जाए। मगर हालिया रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि हम अपने तयशुदा मुकाम को पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और तो और वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के UN वेदर एक्सपर्ट द्वारा ऐलान की गई खौफनाक खबर ये है कि 2024 का साल दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ, जहां ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की अपेक्षा 1.55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1.5 डिग्री सेल्सियस की ये दहलीज इतनी अहम क्यों है और इसे लांघने के क्या अंजाम होंगे। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया तो ये खतरनाक टिपिंग पॉइंट्स को सक्रिय कर सकता है और कई बदलाव ऐसे बन जाएंगे जो खुद ब खुद बढ़ते जाएं और कभी पलट ना सकें। वैज्ञानिकों ने ऐसे 16 टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की है। जिस औसत तापमान पर इन टिपिंग पॉइंट्स के सक्रिय होने की संभावना है, उन्हें यहाँ सफेद सर्कल लकीरों में दिखाया गया है। इनके पार ये ऐसी हालात में पहुंच जाएंगी जहां ये बेकाबू होकर अपने आप का खात्मा करने लगेंगी। इन 16 में से 5 टिपिंग पॉइंट्स पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होने की कगार पर हैं। ये सब सुनने में बहुत ही दर्दनाक और मायूस करने वाला है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम जानते हैं कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। क्लाइमेट क्राइसिस की लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंसानों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी हर कोशिश इसी ओर होनी चाहिए कि कैसे इसे कम किया जाए और जल्द से जल्द नेट जीरो के मुकाम को हासिल किया जाए। अगर क्लाइमेट चेंज से निपटने के समाधानों की बात करें तो उनमें से एक है रिन्यूएबल्स पर निर्भरता। रिन्यूएबल्स असीम ऊर्जा के वो जरिए हैं जो इंसानों की ऊर्जा जरूरतों की शाश्वत काल तक आपूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। इनमें सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आमतौर पर जाने माने समाधान हैं जंगलों की कटाई पर रोक और
व्यापक तौर पर पेड़ों का विस्तार, कंज्यूमरिज्म में कटौती, मांसाहार से परहेज और प्लांट बेस्ड डाइट खासकर मिलेट्स जैसे अनाजों को आहार में शामिल करना, एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एलईडीज का इस्तेमाल, वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना। सन 2017 में ड्यून यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स जर्नल में द क्लाइमेट मिटिगेशन गैप नामक पीयर रिव्यूड पेपर पब्लिश हुआ। इस रिसर्च में 39 पीयर रिव्यूड पेपर्स का जायजा लिया और 4 ऐसे कदम सुझाए जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सबसे ज्यादा असरदार हैं। इनमें से पहला है हैविंग वन फ्यूअर चाइल्ड, जिसका सीधा मतलब है इंसानी आबादी को कम करना। इसके अलावा लिविंग कार फ्री, अवॉइडिंग एयर ट्रेन ट्रेवल और ईटिंग अ प्लांट बेस्ड डाइट जैसे समाधान शामिल हैं। स्टडी में बताया गया कि ये 4 हाई इम्पैक्ट एक्शंस हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा असरदार है हैविंग वन फ्यूअर चाइल्ड, जो बाकी सब एक्शंस को मिलाकर भी उनसे 8 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन जीने के तौर तरीकों को समझें कि वो हमें और हमारी कुदरत को कैसे असर कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा अटूट रिश्ता है, और उन हरकतों पर काबू करना होगा जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही हैं, और उसकी हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब पृथ्वी महफूज रहेगी तभी तो इस नायाब प्लेनेट पर जीवन की एक खुशनुमा हस्ती कायम रहेगी।